नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नीतू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बचत में वृद्धि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि नीतू जो है अपनी आय का 20% बचाती है, यानी उसका इनकम अपने आप में क्या होगा 100% में से वो 20% बचा रही है, यानी खर्च कितना कर रही होगी 80%। तो हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इनकम अपने आप में क्या होगा 100% होगा, जिसमें से 20% वो बचा रही है, यानी 80% वो खर्च कर रही है, 20% वो बचा रही है। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, हम इसे 20 से काटेंगे, ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 20 से 4 बार में और ये 20 से 1 बार में जाएगा। यानी इनकम अगर 5 यूनिट होगा तो एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट और सेविंग कितना है 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है। इनकम कितना है 5 यूनिट है। इनकम कितना है? इनकम है 5 यूनिट। इनकम कितना है 5 यूनिट है। अब देखिए इनकम में हमें कितना दिया हुआ 29% का वृद्धि हो रहा है। इनकम में 29% का वृद्धि हो रहा है। इनकम में 29% का वृद्धि हो रहा है, 29% का वृद्धि हो रहा है। और हमें एक्सपेंडिचर में कितना दिया हुआ है? हमें एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट है। एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है और 1 यूनिट क्या है सेविंग है। इनकम जो है 5 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है और 1 यूनिट क्या है सेविंग है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट है, यानी 20% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखिए इनकम में यहाँ 29% का वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि हुआ, यानी यहाँ कितना बच गया? यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ जो है 4% का सेविंग हो जाएगा। यहाँ जो है 9% का सेविंग हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9% का सेविंग हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 9% का सेविंग हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 9% का सेविंग हो जाएगा और यहाँ भी 9% का सेविंग हो जाएगा। अब देखिए सेविंग कितना है उसका? एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है और सेविंग 1 यूनिट है, यानी यहाँ जो है 29% का अगर इनकम में वृद्धि हो रहा है तो सेविंग जो है 29% बढ़ रहा होगा। और यहाँ सेविंग कितना बढ़ जा रहा है 9 + 9 + 9 + 9 यानी 36% का वृद्धि हो रहा है। यानी सेविंग में टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? सेविंग में टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा 29% प्लस का 9 × 4 करेंगे, 9 × 4%, यानी हम 36 में अगर 29 ऐड करेंगे, 36 9 कितना हो जाएगा 36 9 हो जाएगा 45, 45 20 कितना हो जाएगा 65, यानी उसके सेविंग में 65% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। उसके सेविंग में 65% का वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक वस्तु पर 25% की लाभ होती है और दूसरे पे 10% की हानि। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25% और 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, तो हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी वस्तु की कीमत अगर 4 रुपया होगा तो 1 के लाभ पे कितना में बिकेगा 5 में बिकेगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ कि एक वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, यानी 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 1/10। वस्तु की कीमत अगर 10 रुपया है तो 1 के हानि पे कितना में बिकेगी 9 रुपया में। तो हम यहाँ से दोनों वस्तु का CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से दोनों वस्तु का CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं।
अब देखिए पहले वस्तु जो लाभ पे बिक रही है उसका CP कितना है, 4 रुपये है, तो 1 के लाभ पे यानी SP कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरी वस्तु 10% हानि पे बिक रही है, यानी वस्तु का अगर CP है 10 रुपया तो SP कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। अब देखिए एक वस्तु का SP कितना है, 5 रुपया है, और दूसरे वस्तु का SP कितना है, 9 रुपया है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि विक्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तु का समान है, तो हमें इसे समान करना पड़ेगा। अब देखिए इसे बराबर करने के लिए हम ऊपर 9 से गुना और नीचे 5 से गुना कर सकते हैं। अगर हम इस साइड 9 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 9 से गुना करना पड़ेगा। हम यहाँ अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमारा CP और SP का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। हम 4 में 9 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 45, और ये 10 में हम 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 50, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 45। यानी दोनों वस्तु का CP अगर हम ऐड करेंगे, दोनों वस्तु का CP ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 50 में अगर 36 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, और SP कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ हमें क्या हो रहा है, यहाँ हमें लाभ हो रहा है, यहाँ हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 4 रुपये का, किस पे, 86 पे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा यहाँ से लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं 2 से, हम इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 4 2 बार में जाएगा, और ये 86 कितने बार में जाएगा, ये 86 जाएगा 43 बार में, इंटू 100, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/43, ये कितना हो जाएगा 200/43। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा 5 बार में नहीं जा पाएगा, 4 बार में, यानी 4 से हम गुना करेंगे 43 में तो ये कितना हो जाएगा, 40 चौका कितना होता है 160, 160 और 12 कितना हो जाएगा 172। 172 अगर हम माइनस करेंगे, 172 माइनस करेंगे 200 में से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/43। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 4 सही 28/43%। कितना का लाभ हो जाएगा, 4 सही 28/43% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीना में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलके काम को कितना समय में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ MDH फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 पुरुष किसी काम को 7 महीना में कर रहे हैं या 20 महिलाएं उसी काम को 7 महीना में कर रही हैं या 40 बच्चे उसी काम को 7 महीना में कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है 5 पुरुष प्लस 5 महिला प्लस 5 बच्चे मिलके इस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें इन तीनों से पुरुष, महिला और बच्चा का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इन तीनों से निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। हम यहाँ से 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से बच गया m इक्वल टू 2w इक्वल टू, ये हमारा क्या बच गया, ये बच गया 4c। अब देखिए हम यहाँ से m इज टू w इज टू c निकाल सकते हैं। हम यहाँ से आदमी, पुरुष, महिला और बच्चे का इफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें m चाहिए तो हम m को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। m चाहिए हमें तो हम m को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें w चाहिए तो हम w को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी हम 1 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें c चाहिए तो हम c को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, यानी हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम इसे 2 से काट सकते हैं, यानी हमारा यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा 4:2:1। यानी आदमी का इफिशिएंसी, पुरुष का इफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है तो महिला का कितना है, 2 यूनिट है, और बच्चा का कितना है, 1 यूनिट है। तो देखिए हम किसी एक में या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लें, या हम यहाँ w का वैल्यू पुट कर लें, या हम यहाँ c का वैल्यू पुट कर लें। हम किसी एक का वैल्यू पुट करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू पुट करेंगे यानी हमारा क्या है, 10m गुने 7
इक्वल टू 5m प्लस 5w प्लस 5c इंटू एक्स। अब देखिए हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 गुने 4 गुने 7 हो जाएगा। हम यहाँ पुट करेंगे m का वैल्यू कितना है 4 है, यानी हम 5 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। w का वैल्यू कितना है 2 यूनिट है, यानी हम 5 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है, यानी हम 5 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया 10 गुने 4 गुने 7 इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 35 गुने x। अब देखिए हम इसे 7 से काटेंगे, ये 7 से 5 बार में जाएगा, हम इस 5 से अगर 10 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 8 महीना। हमें महीना में समय दिया हुआ था, यानी हमारा निकल के आ गया x क्या निकल के आ गया 8 महीने, यानी 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे मिलके उसी काम को 8 महीने में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 महीने। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 नल P और R क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी नल S 48 घंटे में उसी टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगा। हमें क्या निकालना है, अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है 16 घंटा, 24 घंटा और 48 घंटा, हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 16, 24, 48 का हम एलसीएम निकालेंगे। 16, 24 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 48 यूनिट। टंकी की धारिता क्या मान लेंगे 48 यूनिट। देखिए 48 यूनिट पानी जब P भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 16 घंटा का समय लग रहा है। P जब भर रहा है तो 16 घंटा का समय लग रहा है। 48 यूनिट पानी जब R भर रहा है, 48 यूनिट पानी जब R भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 24 घंटा का समय लग रहा है। और 48 यूनिट पानी जब एस खाली कर रहा है, एस क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। एस जो है 48 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए P जो है 16 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 3 यूनिट पानी भर रहा होगा, यानी P का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 3 यूनिट। R जो है 24 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 2 यूनिट पानी। S जो है 48 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 1 यूनिट पानी। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगी। अब देखिए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी हमारा नल क्या दिया हुआ है, नल हमारा दिया हुआ P, दूसरा नल क्या है R, P प्लस R माइनस हमारा क्या हो जाएगा S। हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि S जो है पानी खाली करने का काम कर रहा है। अब देखिए P जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, R जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है, और S जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी तीनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे टंकी के अंदर। P जो है 3 यूनिट पानी भरेगा, प्लस R 2 यूनिट पानी भरेगा, और S जो है 1 यूनिट पानी खाली कर देगा, यानी तीनों मिलके कितना पानी भर पाएंगे 4 यूनिट पानी भर पाएंगे। पानी भरना हमें कितना है, पानी हमें भरना है 48 यूनिट, यानी तीनों अगर मिल जाएं, यानी P प्लस R माइनस S अगर मिल जाएं, तो टंकी जो है 48 यूनिट धारिता वाला कितना समय में भर जाएगा। हम यहाँ 4 से भाग दे देंगे, तीनों का इफिशियंसी कितना निकल के आया 4 निकल के आया, और टंकी की धारिता कितना है 48 यूनिट है, यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा 12 घंटा। यहाँ से समय क्या निकल के आ जाएगा 12 घंटा, यानी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 12 घंटा में भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2240 रुपये की ऋण राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। वार्षिक किस्त कितने की होगी। हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है। देखिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, आपको हर एक पेपर में इंस्टॉलमेंट का एक ना एक क्वेश्चन दिखेगा, यानी इंस्टॉलमेंट हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 5 वर्ष बाद 2240 रुपये वापस करना था, और हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में यानी किस्त में अगर हम पैसा वापस करें तो हमारा 5 बराबर किस्त में अगर पैसा वापस करें तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो हमने मान लिया कि हम 5 बराबर किस्त यानी 100 रुपया में
हम वापस कर रहे हैं, 5 बराबर किस्त जो हमारा है वो 100 रुपये का है। हमने मान लिया कि जो हमारा 5 बराबर किस्त है वो 100 रुपये का है। अब देखिए ये हम 100 रुपये पहले साल दे रहे हैं, ये हम दूसरे साल दे रहे हैं, ये हम तीसरे साल दे रहे हैं, ये चौथे साल दे रहे हैं और ये 5वें साल दे रहे हैं। अब देखिए किस्त हम कब वापस करते हैं, अगर हमें वार्षिक किस्त देना है तो हम किस्त कब वापस करते हैं, साल के अंत में हम वापस करते हैं। अगर हमें मासिक किस्त देना होता है तो हम महीना के अंत में वापस करते हैं। अब देखिए ये हम पहले साल के अंत में 100 रुपया वापस कर रहे हैं और ये हम दूसरे साल के अंत में वापस करें, ये हम तीसरे साल के अंत में वापस करें, ये चौथे साल के अंत में और ये 5वें साल के अंत में वापस करके हमारा कर्ज जो है मुक्त हो जा रहे हैं। अब देखिए ये जो चौथे साल हम पैसा वापस कर रहे हैं, चौथा इंस्टॉलमेंट जो हम वापस कर रहे हैं, अगर हम ये चौथे साल वापस ना करके अगर हम अंत में वापस करते तो हमें इस पर क्या देना पड़ता, 1 साल का हमें ब्याज देना पड़ता। हमें इस पर 1 साल का ब्याज देना पड़ता और हमारा रेट परसेंट कितना है, हमारा रेट परसेंट 6% है। यानी हमें यहाँ 1 साल का ब्याज देना पड़ता 6% के दर से, यानी हमें यहाँ 6% ब्याज देना पड़ता। 100 का 6% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यानी हमें 106 रुपये देना पड़ता अगर हम ये चौथे साल 100 रुपये नहीं दिए होते तो। और ये हम तीसरे साल जो दे रहे हैं, अगर हम इसे भी अंत में देते, अगर हम इसे भी अंत में देते तो हमें यहाँ कितना देना पड़ता, हमें यहाँ 2 साल का ब्याज देना पड़ता 6% की दर से। यानी हमें यहाँ ब्याज कितना देना पड़ जाता, 112 रुपये देना पड़ जाता। अगर हम ये दूसरा इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हैं, अगर हम ये भी अंत में देते, यानी एक ही बार अंत में देते तो हमें कितना देना पड़ता, यहाँ हमें 3 साल का हमें ब्याज देना पड़ता। यानी यहाँ कितना देना पड़ता, यहाँ 118 रुपये देना पड़ता। और ये जो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं पहले साल के अंत में, अगर हम यहाँ ना देके हम इसे भी अंत में देते तो हमें यहाँ क्या देना पड़ता, हमें यहाँ 4 साल का ब्याज देना पड़ता। यानी हमें यहाँ कितना देना पड़ता, हमें यहाँ देना पड़ता 124 रुपया। हमें यहाँ कितना देना पड़ता है, 124 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, 36 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, यानी 560 हमारा निकल के आ गया। अगर देखिए हम एक ही बार वापस करते तो हमें कितना वापस करना पड़ता, 560 रुपया वापस करना पड़ता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा कर्ज कितना का है, हम एक ही बार वापस कर रहे हैं तो 2240 रुपया वापस कर रहे हैं। और यहाँ हमारा क्या निकल गया है कि हम एक ही बार जब वापस कर रहे हैं तो 560 रुपया वापस करें। यानी अगर हम एक बार वापस कर रहे हैं तो हम कितना वापस करें, 560। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2240 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हम 56 से अगर 224 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और हमारा किस्त जो है कितने का है, 100 यूनिट का है। यानी हम यहाँ से 100 यूनिट निकाल सकते हैं। यानी हमारा प्रत्येक किस्त कितने का हो जाएगा, प्रत्येक किस्त हमारा हो जाएगा 400 रुपये का। प्रत्येक किस्त कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किए गए धनराशि 8 वर्ष में 2800 रुपया, 10 वर्ष में 3388 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल के अंत में जो हमारा अमाउंट बन के आता है वो अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। और दूसरे साल के अंत में जो हमारा अमाउंट बन के आता है वो अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन के आ जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में साल के अंत में जो अमाउंट बन के आता है वो अमाउंट अगले साल के लिए हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 वर्ष के बाद जो अमाउंट है वो कितना है, 2800 रुपया है। और 10 वर्ष के बाद जो अमाउंट है 3388 रुपया है। यानी 8 वर्ष के बाद जो अमाउंट बन के हमारा आया है ये अमाउंट बन गया होगा अगले साल के लिए क्या, प्रिंसिपल। यानी हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्या है, यहाँ हमारा प्रिंसिपल जो है 2800 रुपया है। प्रिंसिपल क्या है, 2800 रुपया। फिर अगला हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3388 रुपया। अमाउंट कितना है, 3388 रुपया। और यहाँ हमारा समय कितना हो जाएगा, यहाँ समय कितना हो जाएगा, ये जो है राशि 2800 रुपया 10 वर्ष में हो रही है, 8 वर्ष में हो रही है। और ये 3388 रुपया 10 वर्ष में हो रही है। यानी यहाँ समय हमारा कितना हो गया, समय हमारा हो गया 2 वर्ष। समय कितना हो गया, 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब देखिए या तो हम यहाँ फार्मूला लगा के निकाल लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हमारा बहुत सारा तरीका होता है। हम यहाँ फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लीजिए फार्मूला, A = P इंटू 1 + R/100 के पावर T, ये हमारा फार्मूला होता है।
हम इस फार्मूला में पी ए और टी का वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हमारा आर निकल के आ जाएगा। और इसी फार्मूला से एक हमारा कंसेप्ट निकल के आता है कि हम प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कितना है 2800 रुपया, और अमाउंट कितना है 3388 रुपया। प्रिंसिपल और अमाउंट को सेम टेबल से तब तक काटते हैं जब तक हमारा सेम टेबल से कटते रहता है। तो हम सबसे पहले इसे सेम टेबल से काटेंगे। ये हमारा 4 से कट जाएगा 700 बार में, ये 4 से कटेगा 8 चौका 32, हाथ में एक 18 4 बार में, और 18 2 28 7 बार में। हम इसे 7 से काट सकते हैं, हम इसे 7 से काटेंगे, ये 100 बार में जाएगा। ये 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में। इसके बाद ये सेम टेबल से नहीं कटने वाला है, इसके बाद ये सेम टेबल से नहीं कटने वाला है। देखिए जब सेम टेबल से कटना बंद हो जाए तो हम उसके बाद टाइम देखते हैं। हमारा यहाँ टाइम कितना है 2 साल है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ अगर हमारा टाइम 3 साल दिया होता तो हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। हमारा समय जो है 2 साल दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 11। यानी 10 रुपया 1 साल में कितना हो गया 11 रुपया हो गया। यानी ब्याज कितना का मिल गया 1 रुपया का, कितने पे 10 पे इंटू 100 करेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम 0 से 0 काट लेंगे, रेट परसेंट कितना निकल के आ गया 10%। अगर हम इस फार्मूला में भी रख के बनाएंगे तो वहाँ से भी हमारा रेट क्या निकल के आएगा 10% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ से एक्स और वाई का औसत निकाल सकते हैं। हम यहाँ से औसत निकालेंगे एक्स और वाई का, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से वाई और जेड का औसत निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारा वाई प्लस जेड बटा 2 हमारा औसत हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। हमें इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ये क्या बच जाएगा वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। अब देखिए इस 2 से हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। 2 से क्रॉस गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इस माइनस से हम अंदर गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का वाई और माइनस का वाई हमारा कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया एक्स माइनस जेड इक्वल टू 24। हमसे क्या पूछ रहा था, एक्स और जेड के बीच का अंतर, एक्स और जेड के बीच का अंतर हमारा क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया राम के परिवार की मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, उस महीने में बचत क्या होगी। हमें क्या निकालना है, बचत निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बचत और व्यय यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दिया हुआ है। सेविंग और एक्सपेंडिचर के रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है। यानी सेविंग जो है 3 यूनिट है तो खर्च कितना है 8 यूनिट है। तो हम यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। यानी इनकम क्या हो जाएगा, सेविंग प्लस का एक्सपेंडिचर यानी कितना हो जाएगा 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 यूनिट। यानी सेविंग 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर जो है 8 यूनिट है, और इनकम कितना है 11 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, उस महीने में बचत क्या है। यानी हमें जो है इस 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 27,500 रुपया। हमें 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 27,500 रुपया, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे सेविंग पूछ रहा है, हमसे बचत पूछ रहा है, यानी हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 11 से काटेंगे, ये 11 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 5 बार में जाएगा, 0 यानी 2500 बार में चला जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें जो है 3 यूनिट, यानी हमें सेविंग निकालना है। सेविंग कितना है 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7,500 रुपया। ये कितना हो जाएगा 7,500 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, बचत जो निकल के आ गया 7,500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ 31,800 रुपये में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
हमें क्या निकालना है, लाभ में से ए का हिस्सा निकालना है। तो देखिए अगर हम लाभ का रेशियो निकाल लें तो हम वहाँ से टोटल लाभ दिया हुआ है तो वहाँ से हमें ए का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमें समय का बात कहीं नहीं बोला गया है, यानी लाभ जो है पूंजी के रेशियो में बट रहा होगा। हमें पूरे क्वेश्चन में समय कहीं नहीं दिया हुआ है तो लाभ जो है पूंजी के रेशियो में बटेगा। तो हम अगर पूंजी का रेशियो निकाल ले तीनों का तो हम वहाँ से लाभ का रेशियो बता पाएंगे। पूंजी का रेशियो लाभ के रेशियो के बराबर होगा और हमें टोटल लाभ दिया हुआ है तो हम वहाँ से लाभ में से ए का हिस्सा निकाल पाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल पूंजी दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किए। तो हम यहाँ से ए बी और सी का पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि सी जो है 100 रुपये निवेश कर रहा है, सी जो है 100 रुपये निवेश कर रहा है तो हमें क्वेश्चन में दिया कि बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किया, यानी बी कितना निवेश करेगा, एक्स प्लस का 6,000 रुपया, एक्स प्लस का 6,000 रुपया, और ए कितना निवेश कर रहा है, बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक, यानी ए जो है निवेश करेगा एक्स प्लस का 6,000 प्लस का 5,000 कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो गया, 11,000 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से अगर तीनों का हिस्सा ऐड करेंगे पूंजी का, अगर तीनों का पूंजी ऐड करेंगे वो हमारा किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 53,000 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ से तीनों का पूंजी ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 11,000 प्लस का x प्लस का 6,000 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53,000। ये कितना हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 11,000 प्लस का 6,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,000। ये कितना हो जाएगा, 17,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53,000। अब देखिए 17,000 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस होगा, यानी यहाँ से 3x क्या निकल के आ जाएगा, हम 53,000 में से अगर 17,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। यानी यहाँ से x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ गया 12,000। x क्या निकल के आ गया, 12,000 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से तीनों का पूंजी निकाल सकते हैं। x कितना है, 12,000 है, तो हम 12,000 और प्लस का 11,000 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,000। ये कितना हो जाएगा, 23,000 इज टू 12,000 प्लस का 6,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000। ये कितना हो जाएगा, 18,000 इज टू 12,000। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, यहाँ से हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे, तीनों का हमें पूंजी पता चल गया तो पूंजी का रेशियो निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, लाभ के रेशियो के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ से 3 जीरो से हम 3 जीरो काट सकते हैं, हम कुछ और नहीं काट सकते हैं यहाँ से, यानी हमारा पूंजी का रेशियो जो है निकल के आ गया 23 इज टू 18 इज टू 12, यानी यही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। अब देखिए ए को जो है लाभ में से 23 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 18 यूनिट, और सी को कितना मिल रहा है, 12 यूनिट। तो हम यहाँ से टोटल ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 18 प्लस का 12, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस का 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। यानी टोटल जो है 53 यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 31,800 रुपया, यानी इस 53 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 31,800 रुपया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 31,800 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 53 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 318, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 600 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 600 रुपया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है, 23 यूनिट, यानी हमें इस 23 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 23 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 23 में 600 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 के 8, हाथ में 1, ये हो जाएगा 12 1 13 पे डबल 0, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 13,800 रुपया। यानी लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा, 13,800 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये दो संख्याओं का एलसीएम 120 और एचसीएफ 10 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले दोनों संख्या पता होना चाहिए कि कौन सी वैसी दो संख्या है जिसका एलसीएम 120 और एचसीएफ 10 है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब देखिए हमारा एचसीएफ जो है 10 दिया हुआ है तो
तो हम संख्या मान सकते हैं कि हमारी पहली संख्या 10x होगी और दूसरी संख्या 10y होगी। यहाँ से भी हम HCF निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। अब देखिए x और y क्या होगा, x और y जो होगा एक को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी हमारा कॉमन ना हो। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, दोनों संख्या हमें पता चल गया, एलसीएम पता है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और HCF हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने HCF। यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये भी हमारा 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बच क्या गया, हमारा बच गया x इंटू वाई इक्वल टू 12। अब देखिए x और y हमारा क्या है, को प्राइम है। अब देखिए हम दो संख्या x और y की जगह हम क्या रखें कि गुना करने पे हमारा 12 आ जाए और उन दोनों के बीच हमारा कोई भी कॉमन ना हो। तो देखिए हम यहाँ से जोड़ा ले सकते हैं, 12 के लिए 1 और 12 का हम जोड़ा ले सकते हैं। 1 और 12 का हम गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा और इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। हम यहाँ से दूसरा जोड़ा ले सकते हैं, ये हमारा 2 से कटेगा 12, यानी 2 और 6 ले सकते हैं। ये देखिए 2 और 6 जो है गुना करने पे तो 12 आ जाएगा, लेकिन इनके बीच हमारा कॉमन है, इनके बीच 2 कॉमन है तो हम इसे नहीं ले सकते। अब देखिए आगे हमारा क्या जोड़ा हो सकता है, हम अगर 3 लेंगे तो 3 और 4 हो सकता है, 4 3 12, लेकिन यहाँ हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 2 जोड़ा जो है संख्या का संभव है, 2 जोड़ा जो है संख्या का संभव है ऐसा। अब देखिए संख्या हम यहाँ निकालेंगे तो 2 जोड़ा संभव है। पहला जोड़ा है 1 और 12, 1 और 12, यानी यहाँ संख्या हमारी क्या हो सकती है, यहाँ संख्या हो सकती है 10 और 120, यहाँ संख्या क्या हो सकती है 10 और 120। और दूसरा जो जोड़ा है वो क्या है 3 और 4, यानी यहाँ संख्या हमारी क्या हो सकती है, यहाँ संख्या हो सकती है, हम इसमें एलसीएम से HCF से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 40। अब देखिए यहाँ अगर हम 10 और 120 का HCF निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, और हम LCM निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। 30 और 40 का भी हम HCF निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, और LCM 30 और 40 का निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। तो हमारा ऐसा 2 संख्या यहाँ पे संभव है, तो हमारा यहाँ 2 आंसर हो सकता है, यहाँ हमारा 2 आंसर हो सकता है। पहला आंसर हो जाएगा 10 प्लस का 120, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और दूसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 प्लस का 40, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का हमसे योग पूछ रहा था, तो यहाँ हमारा 2 आंसर हो सकता है, यहाँ हमारा 2 आंसर हो सकता है। हमें क्वेश्चन में अगर दिया होगा ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ हमें ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन में या तो हमारा 70 होगा या 130 होगा, दोनों नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये कोई संख्या 856 से विभाजित करने पर 216 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 107 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या को 856 से भाग देने पर शेषफल 216 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को 107 से हम भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमें उस शेषफल को निकालना है। तो देखिए हम यहाँ भागफल को 1 मान के और संख्या निकाल के उस संख्या को 107 से भाग देके हम शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि पहले हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे और बाद में हमें जिस संख्या से भाग देना है, तो पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो रही है या नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम 107 से अगर हम भाग देंगे 856 में, 107 से भाग देंगे हम 856 में, तो ये हमारी पूरी तरीक़ा से विभाजित होगी कि नहीं। तो देखिए हम 107 में अगर 8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 856 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ जो है शेष क्या बच गया, हमारा 0 बच गया। यानी ये संख्या जो है पूरी तरीक़ा से विभाजित है, 856 जो है 107 से पूरी तरीक़ा से विभाजित है। तो देखिए हमें अब संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। 856 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बच रहा था, उस शेष में हमें 107 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही शेष उस संख्या को 107 से भाग देने पर हमारा बचेगा। तो देखिए हमें शेषफल में 107 से भाग देंगे, 107 से हम भाग देंगे 216 में। अब देखिए 107 में हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 214। यानी यहाँ शेष क्या बच गया, हमारा 2 शेष बच गया। हम उस संख्या में भी अगर 107 से भाग देते तो हमारा शेष क्या बचता, 2 बचता। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया,
हमारा आंसर 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 16x² + 8x + 1 वर्ग इकाई है। पार्क की भुजा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? पार्क की भुजा निकालना है। हमें क्वेश्चन में पार्क कैसा दिया हुआ है? वर्गाकार दिया हुआ है और वर्गाकार पार्क का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए हमें भुजा स्क्वायर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें भुजा स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16x² + 8x + 1। हमें क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 16x² को हम लिख सकते हैं 4 × x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8x को लिख सकते हैं 2 × 4x × 1 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया? ये हमारा बन गया 4x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए भुजा स्क्वायर हमारा क्या निकल के गया? भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें भुजा निकालना है तो हम यहाँ से अगर दोनों साइड रूट लगाएंगे तो हमारा भुजा निकल के आ जाएगा। यानी भुजा हमारा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा 4x + 1। भुजा क्या निकल के आ गया? पार्क का भुजा निकल के आ गया 4x + 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4x + 1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक साइकिल की पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर/घंटा की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे? हमें क्या निकालना है? चक्कर की संख्या निकालना है। तो देखिए हम टोटल दूरी निकाल के और एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल के भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? चक्कर का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टोटल दूरी कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से टोटल दूरी निकाल सकते हैं। और एक चक्कर में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन में पहिए का व्यास दिया हुआ है। पहिया कैसा है? एक वृत्ताकार है। तो देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी हमारा क्या हो जाएगा? पहिए के परिधि के बराबर दूरी जो हो जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगा। अब देखिए हम वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त का परिधि निकालने के जो हमारा फार्मूला होता है 2πr होता है। तो हम यहाँ फार्मूला लगा के एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पहिए का व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? पहिए का व्यास का आधा हमारा रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे 2πr। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 × पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? हम इसे 7 से काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 22 × 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी निकल के आ गया। हम टोटल दूरी निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ 22 किलोमीटर/घंटा और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 30 घंटा। ये हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा? 22 × 30 किलोमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? 22 × 30 किलोमीटर। दूरी जो हमारा निकल के आ गया 22 × 30 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी हमारा किलोमीटर में है और एक चक्कर में चली गई दूरी जो है सेंटीमीटर में है। तो हम इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसमें 1000 से गुना करेंगे और ये हमारा 1000 से गुना करेंगे, ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से गुना करेंगे, ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये दूरी हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से चक्कर का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल दूरी हमें पता चल गया और एक चक्कर में चली गई दूरी पता चल गया तो हम यहाँ से चक्कर का संख्या निकाल सकते हैं। चक्कर का संख्या हो जाएगा 22 × 30 × 1000 × 100 बटा क्या हो जाएगा? हमारा बटा हो जाएगा 2 × 22 × 10 हो जाएगा। अब देखिए 22 से हम 22 काट सकते हैं। हम यहाँ काटेंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा। यहाँ से हम गुना करेंगे, 30 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 150 × ये कितना हो जाएगा? 1000। 150 में हम 1000 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1,50,000। यानी उस दूरी में जो है पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 1,50,000 चक्कर लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है।
उसी दौर में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, तो हम सबसे पहले इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर की दौड़ है। अब देखिए 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 40 मीटर का बढ़त दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपने खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे और अपने से आगे बी को खड़ा रखा है, यानी बी को अपने से आगे 40 मीटर खड़ा रखा है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए जो है सी को 70 मीटर की बढ़त दे रहा है, यानी ए अपने स्टार्टिंग बिंदु पे खड़ा है और सी को अपने से आगे 70 मीटर खड़ा रखा है, सी को अपने से आगे 70 मीटर खड़ा रखा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, टोटल ए से सी तक का जो दूरी है वो कितना है, 70 मीटर है। यानी हम 70 मीटर में से 40 मीटर माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बी जो है सी को कितना बढ़त दे रहा है टोटल 1000 किलोमीटर की दौड़ में। अब देखिए ए, बी और सी, जब ए पूरे 1000 मीटर दौड़ रहा है, ए पूरे 1000 मीटर दौड़ रहा है, उतना ही समय में बी कितना दौड़ रहा है, 40 मीटर कम, यानी बी कितना दौड़ेगा, 960 मीटर, और उतना ही समय में सी कितना का दौड़ रहा है, 70 मीटर कम, यानी हम 1000 में से 70 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 930 मीटर। जितना समय में ए जो है 1000 मीटर दौड़ रहा है, उतना ही समय में बी जो है 960 मीटर दौड़ रहा है, और उतना ही समय में सी जो है 930 मीटर दौड़ रहा है। अब देखिए ये 960 मीटर के दौर में बी जो है सी को कितना का बढ़त दिया, 960 मीटर के दौर में बी जो है सी को कितना बढ़त दिया, 30 मीटर का बढ़त दिया। 960 मीटर के दौर में बी जो है सी को कितना बढ़त दिया, 30 मीटर का बढ़त दिया। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि 1 किलोमीटर के दौर में बी जो है सी को कितना बढ़त देगा। तो देखिए 960 मीटर की दौर में 30 मीटर का बढ़त दे रहा है, यानी 1 मीटर की दौर में कितना बढ़त देगा, 30/960 मीटर। यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे 3 से, ये 3 से कितना बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, यानी 1 मीटर की दौर में कितना का बढ़त दे देगा, 1 मीटर की दौर में 1/32 मीटर का बढ़त दे देगा। तो हमें निकालना था कि 1000 मीटर के दौर में कितना बढ़त दे देगा, 1000 बटा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 125 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी 1000 मीटर के दौर में बी जो है सी को कितना बढ़त दे देगा, 125/4 मीटर का बढ़त देगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं। 3 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 भागे, ये हमारा क्या दिया, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/2 का, ये हमारा कितना है, 1 सही, ये हमारा 1 सही 3/5 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8/5 लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 3/8 प्लस 1/7 गुने, ये हमारा क्या है, 1 सही 3/4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/4 लिख सकते हैं, 7/4। अब देखिए हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले करेंगे, यानी 7 से 7 हमारा कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 10/3 भागे, और देखिए भाग से पहले हम क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं, यानी हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, ये हम काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 4/1, 4/1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस का 1/4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 गुने, ये 1/4 हो जाएगा, भाग में है तो हमारा गुना में करेंगे तो पलट जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। हम इसे काटेंगे, ये 2 से 5 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 5/6 प्लस 5/8। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा,
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ 6 से 24 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 5 में हम 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20, प्लस का ये कितना हो जाएगा 8 से 24 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 5 में 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 35/24। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 35/24। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।